नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक द्विवेदी। 4 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको समझाऊंगा। पहली न्यूज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्टेट्स कैन नॉट मेक आइसोलेटेड प्लान्स फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, नीति आयोग और हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, वो बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है कि एक बार अगर वैक्सीन बन के आ जाती है तो इस वैक्सीन को पूरे देश में किस ऑर्डर में किस तरीके से बांटा जाएगा, उसकी सप्लाई चेन बनाना, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स को बनाना, कोल्ड चेन्स को बनाना, ताकि वहां पे वैक्सीन को सेफ तरीके से स्टोर करके रखा जा सके, वो खराब ना हो। कभी यहां पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, और स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि आप सिर्फ आइसोलेटेड तरीके से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान मत बनाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि देखिए, हमने एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट कर रखी है इस चीज के लिए, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इस एक्सपर्ट कमिटी में सेंटर के ऑफिशियल्स भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी बोला गया कि आप अपने इनपुट्स प्रोवाइड करें। तो आप इस एक्सपर्ट कमिटी के साथ मिलकर काम करिए। स्टेट्स अपने ही लेवल पे अपना खुद का एक तरीका बना दे अपने स्टेट के अंदर वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, यह गलत बात है। कोविड 19 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्थ इमरजेंसी, और यहां पे सेंटर और स्टेट्स को एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे काम करना है। नीति आयोग के जो मेंबर है वीके पॉल साहब, उन्होंने क्या बोला कि देखिए, हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है कोविड 19 से। सिचुएशन हमारे कंट्रोल के अंदर है नहीं। पब्लिक अफर्ट को अभी भी सस्टेन रहना है। टेस्ट करने की जरूरत है, आइसोलेट करने की तरीकों जरूरत है, ट्रांसमिशन को ब्रेक करने की जरूरत है। अगर किसी को थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं, फीवर के, कोल्ड के, थ्रोट इरिटेशन के, तो वो ये मान के चले उसको कोरोना है, अपना टेस्ट करवाए। टेस्ट में निगेटिव निकल के आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन टेस्ट होना चाहिए, और टेस्ट के बाद अगर पॉजिटिव निकलता है तो अपने आप को आइसोलेट करिए। फिर यहां पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव जी कैसे कह रहे हैं, ये याद रखिएगा। बलराम भार्गव जी का नाम, ये आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल हैं। किसी भी पीसीएस टाइप एग्जाम के वन लाइनर में पूछा जा सकता है जब तक ये इस पोस्ट पे बैठे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि कोविड 19 का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए, सबसे मेन चीज अगर कोविड 19 को फैलने से रोकना है वो ये है कि आप अपने बिहेवियर को बदलो, आप रिस्पॉन्सिबल रहो। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो ये सब यहां पे बातें करने की कोशिश की जा रही है। स्टेट्स को एक एडवाइजरी इशू की गई है कि भाई, आप लोग खुद के बेसिस पे अपनी वैक्सीन बांटने के सिस्टम को आइसोलेटेड तरीके से नहीं बनाएंगे। एक्सपर्ट कमिटी जो सेंटर ने बना रखी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करिए। ये वाली जो न्यूज है दोस्तों, गवर्नर कैन रूल ऑन राजीव कन्विक्ट्स पीएलईए, इसको मैं एक अलग से वीडियो बना के कवर करूंगा। ये एक बहुत पुराना इशू है। आपको पता है, तमिल इशू को लेकर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। तो कुछ तमिल सिटीजन्स श्रीलंका के इंडिया में आए और उन्होंने बम ब्लास्ट करके राजीव गांधी को मार दिया। अभी जिन लोगों ने राजीव गांधी के असैसिनेशन में पार्ट लिया था उनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। वो लगभग 20 सालों से जेल में बंद है। इन्वेस्टिगेशन चालू है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी बताई गई है इस चीज में। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट भी अब फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है सेंटर से कि भैया, कौन सी कॉन्स्पिरेसी की आप इंक्वायरी कर रहे हो? 20 साल बीत गए, आपकी इंक्वायरी खत्म नहीं हो रही है। तो ये पूरा इशू बहुत सेंसिटिव है, और इस इशू को मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा, जहां हिस्ट्री से लेकर आज तक इस केस में क्या हुआ है उसको मैं आपको समझाऊंगा। आगे बात करते हैं मरकरी डिप्स 10 सेंटीमीटर। देखिए, दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, नॉर्दर्न कैपिटल रीजन का, सॉरी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन का, वहां पे ठंडी काफी बढ़ गई है। पिछले 2 दिन से जो मिनिमम टेम्परेचर जा रहा है वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि देखिए, नॉर्मल से 5 डिग्री नीचे है टेम्परेचर, और अगर ये अगले एक दिन और रहता है तो हम कोल्ड वेव डिक्लेयर कर देंगे। प्लेन्स में कोल्ड वेव डिक्लेयर करने का जो क्राइटेरिया वो ये होता है कि या तो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो टेम्परेचर, या फिर 10 डिग्री सेल्सियस पे या उससे नीचे हो, या फिर नॉर्मल से 4.5 डिग्री घटा हो 2 कंसेक्यूटिव डेज के लिए। तो यही बोला है आईएमडी ने कि आज के दिन पे, यानी ये कल की न्यूज है, तो कल और आज अगर 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है टेम्परेचर नेशनल कैपिटल रीजन में, तो मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम तक या कल सुबह तक एक कोल्ड वेव डिक्लेयर हो जाएगी दिल्ली में। कोल्ड वेव के लिए आपका टेम्परेचर या तो 10 डिग्री सेल्सियस उससे नीचे होना चाहिए, या 4.5 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप होना चाहिए लगातार 2 दिनों के लिए। और ये टेम्परेचर्स काफी कम माने जाते हैं दोस्तों, जो कि दिल्ली में ऑलरेडी लोगों को गर्मियों के समय पे काफी गर्मी झेलने की आदत होती है। और 8-9 डिग्री का जो टेम्परेचर है ना, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में देखने को मिलता है लगभग दिसंबर या सितंबर के टाइम पे। तो इंडिया में अगर नवंबर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक ठंडी हो गई है वहां पे। अब इस मिनिमम टेम्परेचर की वजह क्या मानी गई है? तो एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर, स्नोफॉल इन अपर हिमालयस, इसकी वजह से जो ठंडा इलाका है वो दिल्ली वाले रीजन में आ गया है। अगर बात की जाए अक्टूबर की,
तो अक्टूबर में दिल्ली का टेम्परेचर था ऑलमोस्ट 17.2 डिग्री सेल्सियस। 1962 में ये 16.9 डिग्री सेल्सियस था। 1962 में जो 16.9 डिग्री सेल्सियस था ये लोएस्ट रिकॉर्डेड है आज तक, और उसके बाद जो लोएस्ट रिकॉर्डिंग है वो 17.2 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अभी अक्टूबर 2020 में हुआ था। ये जो कोल्ड वेव्स होती हैं ये किसी भी जियोलॉजिकल लोकेशन में बन सकती हैं। बनने के लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कूल एयर मासेस अगर विंड फ्लो की वजह से बहते बहते दिल्ली के ऊपर आ गए, किसी और इलाके के ऊपर आ गए, तो वहां पे कोल्ड वेव्स आ सकती हैं। कोल्ड वेव्स बहुत बड़े इलाके को अफेक्ट करती हैं, तो पूरे के पूरे नेशनल कैपिटल रीजन को ये अफेक्ट कर रही हैं। ब्लेजार्ड्स, आइस स्टॉर्म्स और दूसरे जो विंटर हैजार्ड होते हैं वो एक छोटे इलाके को अफेक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं, फोर्टिफाइड राइस से रिलेटेड एक न्यूज है। देखिए यहां पे सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है। सरकार ने बोला कि क्रॉनिक एनीमिया यानी आयरन की कमी और अंडर न्यूट्रिशन को रोकने के लिए सरकार ने प्लान किया कि हम बहुत मैसिव स्केल पे फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस इन स्कीम्स के अंदर? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और मिड डे स्कीम मील स्कीम के अंदर पूरे कंट्री में अगले साल से। यहाँ पे 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किसने किया? फूड मिनिस्ट्री ने किया। तो फूड मिनिस्ट्री ने बोला है कि अगले साल से 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में मैसिव बेसिस पे आपका फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। फिर भाई अब आप अगले साल से एक स्कीम को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करो, एक स्कीम को मैसिव स्केल पे चलाने की बात करो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी एक एग्जिस्टिंग पायलट स्कीम है जो ऑलरेडी चालू है फोर्टिफाइड राइस की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। फोर्टिफाइड राइस को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट स्कीम के तहत बांटने की बात कही गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आधा से ज्यादा समय पूरा हो चुका है इस स्कीम का और केवल 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फोर्टिफाइड राइस को बांटा गया है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सरकार ने बोला है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आइए जिससे जो एनुअल सप्लाई होगी फोर्टिफाइड राइस की उसको 15,000 टन से बढ़ा के 1.3 लाख टन करेंगे। अभी के लिए दोस्तों फरवरी 2019 से शुरू की गई है जो पायलट स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है। इसके लिए 3 साल का पीरियड अलॉट किया गया। फरवरी 2019 से चालू हुई। 174.6 करोड़ रुपए इसको अलॉट किए गए। बस केवल 5 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, यहीं पे फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है। बाकी 10 स्टेट्स में फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू ही नहीं हुआ है। तो फरवरी 2019 से 2022 तक ये जो 3 साल चलने वाली स्कीम थी इसका आधे से ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक 15 डिस्ट्रिक्ट के बजाय केवल 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इस पायलट स्कीम को चलाया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए यहां पे जो फूड सेक्रेटरी हैं सुधांशु पांडे, इन्होंने ये बोला है और इन्होंने एक्चुअली में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक स्टेटमेंट इशू किया है कि आप प्लान बनाइए ताकि अगले साल तक 2021-22 के मतलब 22 के 2022 से 112 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग सालाना 1.3 लाख टन फोर्टिफाइड राइस बांट सके। अभी का जो टारगेट है वो 15,000 टन का है। 15,000 टन भी हम नहीं बांट पा रहे हैं, हमको 1.3 लाख टन बांटना है। अब नो डाउट ये जो टारगेट रखा गया है ये एक मैसिव टारगेट है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अब देखिए 2020 चल रहा है, 2021-22 से स्कीम को शुरू करने की बात करी जा रही है और इलेक्शंस भी आने वाले हैं। अब देखिए 2014 में हुए, 2019 में हुए, 2024 में हुए, तो भाई वैसे तो इलेक्शन में 3-4 साल का समय है, लेकिन इलेक्शन आने से पहले जो 2 साल होते हैं ना पहले के, वो बहुत क्रूशियल समय होता है। उस समय पे सरकार स्कीम्स को बहुत मेजर बेसिस पे इंप्लीमेंट करती है। तो आगे आने वाले समय में ये स्कीम्स और प्रोएक्टिवली इंप्लीमेंट की जाएंगे और ये अच्छी बात भी है। इससे ऑब्वियसली बात है जो देश के न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो इंप्रूव होंगे। अब बात की जाए कि राइस को फोर्टिफाई किया कैसे जाता है, तो देखिए जो रॉ राइस बनता है पहले उसको ब्रोक करके तोड़ के पाउडर में बदला जाता है। इन पाउडर में न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं और फिर पाउडर मिक्स्ड न्यूट्रिएंट्स में आप फिर से इसको राइस लाइक कर्नल चावल के दानों में आप फिर से इसको कन्वर्ट करते हो एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू। तो पहले रॉ चावल आया, उसको तोड़ के आपने पाउडर बना लिया, पाउडर में न्यूट्रिएंट्स मिला दिए और फिर से वो जो फाइनल पेस्ट बना उसको फिर से आपने राइस लाइक कर्नल्स में एक्सट्रूजन प्रोसेस से चेंज कर दिया। तो ये जो फोर्टिफाइड कर्नल्स हैं इसको आपने नॉर्मल राइस में 1:100 के रेशियो मिला दिया। तो एक दाना आपका फोर्टिफाइड राइस का और 100 दाने आपके किसके? नॉर्मल राइस के। ऑब्वियसली बात है जो फोर्टिफिकेशन होता है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी होती है ना बहुत हैवी मात्रा में मिलाई जाती है। तो ये 1:100 वाला रेशियो भी ओवरऑल बड़े पिक्चर में ठीक ठाक न्यूट्रिशन दे देगा जो लोग भी इसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, जनरल स्टडीज पेपर टीम में आपका काम आएगी। फिर गंगा उत्सव, देखिए गंगा उत्सव को वर्चुअली शुरू किया गया है
2 नवंबर 2020 को। ये फेस्टिवल 2 नवंबर 2020 से 4 नवंबर 2020 चलेगा। इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये जो गंगा उत्सव मनाया जाता है, ये देखिए गंगा नदी को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। अभी नेशनल रिवर डिक्लेयर करने की 12वीं एनिवर्सरी पे यानी 2 नवंबर 2020 को गंगा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन पे जो गंगा टास्क फोर्स है वो बहुत सारे एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स लेती है हर साल। ये साल एनसीसी कैडेट्स की तरह भी एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स यानी कि गंगा के तट के किनारे बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे। गंगा को प्रोटेक्ट करने की बात की जाए तो उसके लिए एक मिशन है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को इंप्लीमेंट किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा के द्वारा 12 अगस्त 2011 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। ये जो नेशनल गंगा काउंसिल बनाई, इस प्रोग्राम के अंदर देखिए दिस प्रोग्राम अंडर नेशनल गंगा काउंसिल, ये नेशनल गंगा काउंसिल कौन सी है? यही नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। तो इस नेशनल गंगा काउंसिल के अंदर ये एनएमसीजी है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब देखिए जब गंगा को क्लीन करने की आप बात करो तो गंगा किसी एक स्टेट से तो बह नहीं रही, बहुत सारे स्टेट से बह रही है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और बहुत सारी राज्य की सरकारों का भी सपोर्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश का, बिहार का, उत्तराखंड का, झारखंड का, वेस्ट बंगाल का, इन सबसे गंगा बहती है। कहीं ना कहीं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का काम क्या है कि गंगा नदी में जो भी पॉल्यूशन है उसको जैसे तैसे करके अरेस्ट किया जाए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर इकोनॉमी में एक बुरी खबर आ रही है, एक्सपोर्ट्स फिर से घटे हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स तो घट ही रहे थे महीना दर महीने, सितंबर में थोड़े एक्सपोर्ट्स बढ़े थे, लेकिन इस बार एक्सपोर्ट्स घट गए। एक्सपोर्ट एक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो आउटबाउंड शिपमेंट है वो 5.4% घटी हैं अगर आप अक्टूबर 2019 से कंपेयर करो। तो अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 के डाटा को देखा जाए तो 5.4% का डेक्रीमेंट हुआ है। तो जब से लॉकडाउन लगा है तब से जो हमारे एक्सपोर्ट है वो नीचे ही आ रहे हैं। सितंबर में थोड़े से एक्सपोर्ट्स बढ़े थे, अक्टूबर में फिर से नीचे आ गए हैं। अगर आप इंपोर्ट की बात की जाए तो अक्टूबर में इंपोर्ट 11.5% घटे हैं। अगर आप इंपोर्ट्स की बात की जाए फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर 2020 तो ये है 182.29 बिलियन डॉलर्स, जो कि पिछले साल अप्रैल टू अक्टूबर 2019 से 36.3% कम है। राइस का एक्सपोर्ट 112% बढ़ा है, केमिकल्स का एक्सपोर्ट 73.9% बढ़ा है, फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स का एक्सपोर्ट 21.8% बढ़ा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट 56% घटा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट 53% घटा है। जेम्स एंड ज्वेलरीज ये इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, लेदर इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, यहां पे जो एक्सपोर्ट है वो 21.3% घटा है, ठीक है, और 3.8% घटा है। यानी जेम्स एंड ज्वेलरी में 21.3% एक्सपोर्ट्स घटे, लेदर में 3.8% एक्सपोर्ट्स घटे, लेकिन कारपेट का एक्सपोर्ट 38% से बढ़ा है, हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट 11.3% से बढ़ा है। यहां पे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि कुछ चीजों को अर्जेंटली एड्रेस करने की जरूरत है। जो शिपिंग लाइन के जो कंटेनर्स हैं उनकी शॉर्टेज हो रखी है और सी फ्रेट चार्जेस ज्यादा है। कहीं ना कहीं जो शिपिंग लाइंस हैं वो जो सी फ्रेट यानी कि सामान को एक जगह से चढ़ा के दूसरी जगह ले जाने के जो चार्जेस लेते हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसके चलते ग्लोबल ट्रेड में हमको प्रॉब्लम हो रही, तो इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है, ये बोला है एफआईईओ ने। फिर आगे चलते हैं, पोर्तुगाल दुआर्ते पचेचो इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अगर आप मेरी लक्ष्मीकांत की सीरीज को फॉलो करते हो तो वहां पे मैंने इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन पढ़ाया है, आपको याद हो तो। मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया का पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या होता है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या होता है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन क्या होता है, ये सब मैंने वहां पे बता रखा था। तो इसमें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन से रिलेटेड एक न्यूज है। ये न्यूज क्या बोल रही है? ये न्यूज बोल रही है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए प्रेसिडेंट को चुन लिया गया है। ये कौन है? डुआर्टो पचेचो। 2 नवंबर 2020 को इनको चुना गया और ये 2 नवंबर 2020 से लेकर 2023 तक न्यू प्रेसिडेंट रहेंगे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के? मैक्सिकम एमपी गैब्रिएले क्विविस बैरन। ये जो 206 सेशन हुआ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, ये 1 नवंबर 2020 को हुआ और इंडिया को रिप्रेजेंट किया लोकसभा स्पीकर ने श्री ओम बिरला। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में इंडिया की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्पीकर। इस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सेशन को अटेंड किया 144 पार्लियामेंट्स ने। अब देखिए पार्लियामेंट्री यूनियन यहां पे न्यूज में आ गया है, इसलिए इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन वाली जो मैंने वीडियो बना रखी है लक्ष्मीकांत में, उसको देख लीजिए। इन नाम के साथ मेरे नाम को सर्च मारिए, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन या इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप को मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी।
तो ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का बेसिक देख लेते हैं। 1889 में स्टैब्लिश हुआ था। क्या है काम, प्राइमरी पर्पस क्या है इस यूनियन का? प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कोऑपरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट्री यूनियन हैज प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग यूनाइटेड नेशंस, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड लीग ऑफ नेशंस। स्लोगन क्या है इस यूनियन का? फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। इसकी एक गवर्निंग काउंसिल है, असेंबली है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसके प्रेसिडेंट है और एक सेक्रेटेरिएट है। 6 जियोपॉलिटिकल ग्रुप्स हैं इसमें, अफ्रीका, यूरेशिया, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, अरब ग्रुप एंड 12 प्लस एशिया पैसिफिक का पार्ट है इंडिया। आगे बात करते हैं, कतर अमीर सेट्स फर्स्ट नेशनल इलेक्शन फॉर नेक्स्ट अक्टूबर। देखिए, कतर एक डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप कतर के एब्सोल्यूट रूलर की बात करिए तो कौन है कतर के एब्सोल्यूट रूलर? अमीर शेख तमीम बिन हमीद अल थानी। अमीर शेख तमीम बिन हमीद अल थानी के जो चाहे वो करते हैं, एब्सोल्यूट रूलर है कतर के, लेकिन इनको एक काउंसिल असिस्ट करती है डिसीजन लेने में, उसको बुलाया था शूरा काउंसिल। अभी तक शूरा काउंसिल के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो अनइलेक्टेड हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2021 में इलेक्शन होंगे और इस शूरा काउंसिल के लोगों को डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे कतर के लोग। देखिए कतर दोस्तों, शेख तमीम जब से पावर में आए हैं 2013 में, तब से कतर में डेमोक्रेसी की तरफ बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। डेमोक्रेसी को बढ़ाया गया, वर्कर राइट्स को बढ़ाया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, छोटे म्यूनिसिपल लेवल्स पे कुछ इलेक्शन भी हुए हैं। ये जो शूरा काउंसिल है, ये लिटरली हर चीज में अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सजेस्ट करती है। वो अलग बात है कि अमीर शेख तमीम बिन हमद ये जो डिसीजन चाहे वो अपने आप लेते हैं, कोई भी शूरा काउंसिल का दिया हुआ रिकमेंडेशन इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। बट कहीं ना कहीं अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने बोला है कि अब मैं सीधे सीधे इस शूरा काउंसिल में लोगों को नॉमिनेट नहीं करूंगा, अब लोग वोट डालेंगे शूरा काउंसिल के मेंबर्स को चुनने के लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि अब तक अमीर ने यह नहीं बताया है कि कौन से लोग वोटिंग में खड़े हो सकते हैं और कौन कौन लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। तो मतलब कितने सिटीजन्स कतर के वोट डालेंगे और वो लोग कौन है जो इन शूरा काउंसिल्स की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल है, इस बात पे अभी क्लैरिटी नहीं हो सकता। आगे आने वाले समय में कुछ इससे रिलेटेड डिसीजन आए, उससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आए। तो दुनिया भर में अगर आपसे डेमोक्रेसी की एडवांसमेंट से लेके और रेलेवेंस ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए या फिर ऐसे में कोई इंफॉर्मेशन कोट करनी है, तो ये इंफॉर्मेशन आप कोट कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कतर की लोकेशन देखिए तो यहां पे आपको नजर आ रहा है दोस्तों गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, ये सऊदी अरेबिया, यहां पे मक्का मदीना है, यमन, ओमान, इधर है आपका यूएई, इधर है आपका बहरीन और ये रहा आपका कतर यहां पे। ठीक है, बताइए इस गल्फ का नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।